बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश की एक क्लास है और उसमें आपकी फरमाइश पर हमने प्ले स्टार्ट करना है आज। अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। तो ये जो प्ले है इसका एक बैकग्राउंड है पूरा, और बैकग्राउंड के बाद फिर इसके अंदर डायलॉग्स पढ़ेंगे हम। और पोइट्री में जो पोम्स मैंने यूट्यूब पे करवाई हैं वो पोम्स मैं मुझे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप क्लास में ना करवाएं, वो हम यूट्यूब से कर लेंगे। और बाकी जो पोम्स आपने यूट्यूब पर नहीं करवाई हैं वो आप करवाएं। ठीक है ना? तो ठीक है, एज यू विश। तो आइए प्ले स्टार्ट करते हैं। प्ले आपके पास बुक है? बुक अगर नहीं है तो मैं यहाँ से बुक खोल रहा हूँ। अच्छा देखिए, मेरे पास प्ले जो है दो तरह से है। एक तो ये है ओरिजिनल प्ले, जो है वो ये है जो आपके सामने खुल रहा है। ये ओरिजिनल प्ले है, पीडीएफ फॉर्म में है, कंप्लीट प्ले। और ये वो स्क्रिप्ट है जिसको फॉलो करके ड्रामा परफॉर्म किया गया था अमेरिका में टेलीविजन पर 1955। ठीक है ना? कोर वाइडल का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट है। और ये देखिए, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये बाकायदा एक्ट वन जहाँ एंड हो रहा है यहाँ तक आपके कोर्स में। ये देखिए, ये यहाँ तक आपके कोर्स में है। और इसके बाद फिर एक्ट टू जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ना एक्ट टू है आपके सिलेबस में, और ना ही एक्ट थ्री है। ठीक है ना? ये एक्ट टू चल रहा है, एक्ट थ्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपके सिलेबस में एक्ट टू और एक्ट थ्री नहीं है, सिर्फ एक्ट वन। ठीक है, तो हमें एक्ट वन पढ़ना है। और जरूरत महसूस हुई तो हम एक्ट थ्री का एंड जो है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि पता चले कि स्टोरी स्टोरी का एंड क्या हो। ठीक है? तो यहाँ से भी मैं पढ़ा सकता हूँ, सेम है। लेकिन यहाँ से हम सिर्फ कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो कैरेक्टर्स हमारे पास एक्ट वन में जो आ रहे हैं वो कौन कौन है? क्रीटन है, रॉजर स्पेल्डिंग है, एलन स्पेल्डिंग है, मिसेस स्पेल्डिंग है, जॉन रैंडोल्फ है, जनरल पावर्स है, एड है, एक एड है, पॉल लॉरेंट और सेकंड विजिटर लुई। ये दोनों हमारे एक्ट वन में शामिल नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वाई। ठीक है? तो हम ओरिजिनल जो हमारी बुक में प्ले है, हम बुक खोल कर क्यों ना पढ़ें, ताकि हमें उतना ही नजर आए जितना हमारे कोर्स में। बाकी डिटेल वगैरह मैं देने के लिए वहां से ओपन कर लूंगा और बता दूंगा आपको। आपकी बुक जो है वो इस शक्ल में है, आपकी बुक में जो प्ले है वो इस शक्ल में है। अब ठीक है, नजर आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। गौर वाइडल इस प्ले का राइटर है, प्ले राइट है, अमेरिकन राइटर है। तो इसमें अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा होगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, मैं एज वीडियो के रिकॉर्डेड लेक्चर सुनूंगा। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम। डोंट वरी, डोंट वरी, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। कोनो सा नहीं है, अच्छा है। आप फायदा उठा लें इसका, ठीक है, कोनो सा नहीं। ये तो रिकॉर्डिंग इसीलिए करके भेजता हूँ मैं, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप अगर इंटरनेट मसला कर रहे हैं तो आप बाद में देख लीजिएगा। यहाँ हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है और हर लेक्चर रिकॉर्ड होकर गूगल क्लासरूम पे अपलोड होता है, जिससे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होता है कि अगर उनका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है या वो बिजी हैं और नहीं क्लास अटेंड कर सकते तो वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। फॉर वाइडल्स, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इज अ साइंस फिक्शन कॉमेडी। अब देखो, दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। नंबर एक कॉमेडी, नंबर दो साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन क्या होता है? फिक्शन कहते हैं इमेजिनरी स्टोरी को, जो इमेजिनेशन बेस्ड हो, यानी ख्याली हो, अफसानवी हो, अफसानवी कहानी हो। तो साइंस फिक्शन हम उसे कहते हैं जो आने वाले वक्त के बारे में होता है, जिसमें नई नई इन्वेंशन और नई नई चीजों के बारे में होता है, जिसके बारे में अभी लोगों को गुमान भी नहीं होता। तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में लोग जो हैं डिफरेंट प्लैनेट्स और प्लैनेट से आने वाले एलियंस वगैरह से उनका वास्ता पड़ने वाला है। तो ये एक तरह का साइंस फिक्शन बनाया गया है।
कॉमेडी कहते हैं ऐसे प्ले को जो स्टार्ट होती है हल्की फुल्की ट्रेजेडी से मगर एंड होती है हैप्पीली। तो हैप्पी एंडिंग की वजह से कॉमेडी कहलाती है। ठीक है। और इसमें थोड़ी सी वो वाली कॉमेडी भी है जो हंसी मजाक वाली है। तो दोनों तरह से हम इसको ले सकते हैं। इट फॉलोज द एक्सप्लॉइट्स ऑफ क्रीटन। इसमें दिखाया गया है कि क्रीटन किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है। अच्छा, ये जो एक्सप्लॉइट का जो वर्ड है ना, ये बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है यहाँ पर। एक्सप्लॉइट का मतलब ये है, एक तो हीरोइक एक्ट को कहते हैं। ठीक है ना। नोटेबल और मेमोरेबल हीरोइक एक्ट को हम कहेंगे एक्सप्लॉइट। ठीक है। और दूसरे ये कि इसमें प्लान करके, मंसूबा साजी करके जो है क्रीटन ने यहाँ के लोगों को किस तरह से धोखा दिया, तो वो भी मीनिंग आ सकते हैं। तो इट फॉलोज द एक्सप्लॉइट्स ऑफ क्रीटन। यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स का मतलब क्या है? हीरोइक एक्ट। जो क्रीटन का हीरोइक एक्ट है वो इसमें दिखाया गया है। क्रीटन कौन है? अच्छा, ये नाम है क्रीटन। क्रीटन पढ़ेंगे इसे। ओरिजिनल प्ले में भी इसका नाम क्रीटन है। इसको क्रेटन या क्रेटॉन नहीं पढ़ेंगे, ये क्रीटन है। एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट एंड टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस प्लैनेट। क्रीटन एक एलियन है। एलियन हम किसे कहते हैं? जो इस रूए जमीन का रहने वाला नहीं है, किसी और प्लेनेट से आया है और दूर किसी जजीरे से आया है, जो किसी प्लेनेट से आया है, सॉरी किसी सैयारे से आया है। और वो प्लेनेट जो है जमीन के मुकाबले में, हमारे मुकाबले में, इंसानों के मुकाबले में टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है। यानी हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ऐसे किसी प्लेनेट से क्रिटन जमीन पर आया। हु ऑब्जर्व्स अर्थ एज हिज हॉबी। वो अपने शौक, अपने मशगले के तौर पर अर्थ को, यानी इस जमीन को देखने आया है। ही इंटेंड्स टू सी द सिविल वॉर ड्यूरिंग 1861। दरअसल उसकी नीयत ये थी, उसका इरादा ये था, ही इंटेंड्स मींस ही वांट्स टू सी द सिविल वॉर। अमेरिका में एक सिविल वॉर हुई थी 1861 से लेकर 1864 तक। उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन, जिसने स्लेव ट्रेड के अगेंस्ट नॉर्थ अमेरिकन आर्मी से अटैक करवाया था साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ताजिरों की, गुलामों की तिजारत करने वालों ने अपनी एक पूरी आर्मी बना रखी थी। और गुलामों को, ब्लैक निगरूस को गुलाम बनाकर वो बाकायदा गैर इंसानी सलूक करते थे उनके साथ, और उनसे मेहनत लेते थे, मजदूरी लेते थे, और जुल्म करते थे और उनको खरीदते और बेचते थे। तो ऑब्वियसली अब्राहम लिंकन इस चीज के खिलाफ था। उसने जंग लड़ी। नॉर्थ अमेरिकन आर्मी और साउथ अमेरिका में जो जनरल ली की आर्मी थी, जिसने पूरी आर्मी बना रखी थी, आ, उनका मुकाबला हुआ। और बिल आखिर 1864 में जनरल ग्रांट यूलिसे की कयादत में, आ, जिसे लोग यूलिसिस या यूलाइसिस भी कहते हैं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज यूलिजे, ग्रांट यूलिजे की कयादत में नॉर्थ अमेरिकन आर्मी यानी अब्राहम लिंकन को फतह हासिल हुई और जनरल ली को जिंदा गिरफ्तार किया गया। वो थी अमेरिकन सिविल वॉर यानी खाना जंगी। एक ही मुल्क में दो आर्मीज लड़ पड़े तो इसे खाना जंगी कहते हैं। अब ही इंटेंड्स टू सी द सिविल वॉर ड्यूरिंग 1861। क्रीटन की नीयत ये थी, इरादा ये था कि वो अपने सैयारे से इस जमीन पर आएगा, हमारे प्लेनेट पर आएगा, और 1861 में जो सिविल वॉर हुई थी वो देखने के लिए। बट मिस्टेकनली ही लैंड्स नियरली अ सेंचुरी लेटर। लेकिन गलती से वो 100 साल के बाद, यानी एक सदी के बाद, यानी तकरीबन 1960s में यहाँ पर उतरा। इन मैनेसस वर्जीनिया। मैनेसस जो है ये शहर का नाम है, वर्जीनिया जो है ये स्टेट का नाम है। वर्जीनिया स्टेट में मैनेसस में वो उतरा। नेवरदलेस, सो व्हाट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। या हम कहते हैं ना, फिर भी
ही डिसाइड्स टू स्टे, वो यहाँ रुकने का फैसला कर लेता है। एंड स्टार्ट्स हिज ओन वॉर टू हैव अ लिटिल फन, और फिर वो यहाँ रहकर एक नई जंग शुरू करता है ताकि उसे थोड़ा सा मजा आए, क्योंकि सिविल वॉर तो खत्म हो चुकी थी। अच्छा, दो द प्ले वॉज रिटन 1957, हालांकि ये प्ले 1957 में लिखा गया था, इट इज रेलेवेंट, स्टिल रेलेवेंट, अभी भी ये दुनिया के हालात और वाकयात से मुताबिकत रखता है, क्योंकि अभी भी लोगों के जहनों में एलियंस और फ्लाइंग सॉसर्स और यूएफओस जो हैं, उनके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और लोग ये समझते हैं कि शायद कोई एलियन जो हैं वो अर्थ पर आएंगे और इस तरह से, तो ये रेलेवेंट है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन तो अभी भी हो रही है। द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स आर सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, सिंपल कैरेक्टर्स हैं। वाइडल गौर, या गौर वाइडल, ओरिजिनली रोट दिस प्ले एज अ टेलीविजन स्क्रिप्ट। एक्चुअली उसने ड्रामा लिखा था टेलीविजन स्क्रिप्ट के लिए, टेलीविजन पर ड्रामा बनाने के लिए। आफ्टर इट्स सक्सेस, जब ये कामयाब हो गया तो उसके बाद ही रीवर्क इट फॉर द स्टेज, तो उसने दोबारा से इस पर काम किया और उसको एक स्टेज ड्रामे के तौर पर लिखा। ठीक है ना, फिर ये स्टेज ड्रामा बन गया। लेटर अ मूवी वॉज ऑल्सो मेड ऑन इट, उसके बाद हॉलीवुड ने इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई। Here, only the first act of the play is given with few changes for better performance. अच्छा, कुछ चेंजेस करके फर्स्ट एक्ट आपके कोर्स में शामिल किया गया है, तो देखिएगा इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। अ विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, कैरेक्टर्स हैं जनाब आपके क्रीटन, क्रीटन जो है वो एलियन है जो अर्थ पर आएगा। रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो घर का सरबराह है, फैमिली का सरबराह है, और ये न्यूज कास्टर, इसने अपने घर में पूरा इंतजाम किया हुआ है, अपने कमरे में स्क्रीन लगा रखी है, कैमरा लगा रखा है, और सारा इंतजाम किया हुआ है। स्टूडियो बना रखा है कमरे के अंदर एक कॉर्नर में, छोटा सा, जहां बैठकर वो न्यूज कास्ट करता है। एलन स्पेल्डिंग उसकी इकलौती बेटी है। मिसेस स्पेल्डिंग जो है, ये मिसेस स्पेल्डिंग रॉजर स्पेल्डिंग की वाइफ है। जॉन रैंडोल्फ, जॉन रैंडोल्फ एक कैरेक्टर हमारे सामने आएगा इस प्ले में, जो कि बेसिकली एलन स्पेल्डिंग का मंगेतर कह लें आप, या मंजूर नजर है। जनरल पावर्स, जनरल पावर्स जो है ये आर्मी चीफ है, जनरल है, आर्मी चीफ नहीं है, खैर जनरल है, और इसको इस इलाके का जो है इंचार्ज बनाया गया है। और एट जो है वो मददगार है, एट कहते ही मददगार को है, हेल्पर को है, असिस्टेंट को, तो ये जनरल पावर्स का असिस्टेंट। ठीक है, अब देखें सीन वन स्टार्ट होता है। The room is comfortably balanced between the expensively decorated and homely. अब ये जो रूम है ये किस टाइप का है, स्टेज पर जो रूम दिखाया गया है, यूं समझ लीजिए वो स्टूडियो भी है, बेडरूम भी है, सिटिंग रूम भी है। वो इस तरह का रूम है कि एक कॉर्नर में जो है स्टूडियो बना हुआ है, एक टेबल है, उसके ऊपर कैमरा वगैरह रखा हुआ है, वहां टेबल पर बैठकर रॉजर स्पेल्डिंग अपनी न्यूज कास्टिंग करता है। एक तरफ बेड बिछा हुआ है जिसके ऊपर मिसेस स्पेल्डिंग बैठी हुई है, और एक तरफ चेयर रखी है जिसपे एलन स्पेल्डिंग बैठी है। ये कमरा एक तरह से एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड है, यानी बहुत ही, बता रहा हूँ बेटा, ठहर जाओ, सब्र तो कर लो यार, सब्र तो कर लो, मैं एक एक लफ्ज बताऊंगा, कोई लफ्ज नहीं छोड़ूंगा। एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड का मतलब ये है कि बहुत ही आला तरीके से कीमती चीजों से सजा हुआ है। एंड होमली, होमली का मतलब क्या है कि बहुत आरामदेह, कंफर्टेबल। ठीक है, उसमें घरेलू आसाइश की सारी चीजें मौजूद है। रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो
एक कोने में टेबल पर सामने कैमरा रखकर उसके दो टेक्नीशियंस भी आए हुए हैं। वो टेक्नीशियंस जो हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो अपनी टीवी ब्रॉडकास्ट जो है, यानी टीवी पर अपनी खबरें नशर कर रहा है, और वो एंड पर पहुंच रहे हैं। ही इज अ मिडिल एजेड, अंक्चुअस एंड रेजोनेंट। एक तो ये कि रॉजर स्पेल्डिंग मिडिल एजेड पर्सन है। मिडिल एजेड का मतलब ये है कि अधेड़ उम्र है, यानी 50-55 की लगभग उसकी एज है। ना जवान है ना बूढ़ा है। अंक्चुअस का मतलब क्या होता है? अंक्चुअस का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो डबल फेस्ड हो, ठीक है ना, यानी बाहिर कुछ और अंदर से कुछ और, बनावटी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता हो। अब यहाँ पर अंक्चुअस का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। जब वो कैमरे के सामने होता है तो उसके बोलने का और उसकी बात करने का अंदाज और मुस्कुराने का अंदाज कुछ और होता है। जब कैमरा ऑफ हो जाता है और वो अपनी फैमिली की तरफ मुड़ता है तो उसकी बात करने का और बोलने का अंदाज डिफरेंट है। तो डबल फेस्ड पर्सन, ठीक है ना। एंड रेजोनेंट, रेजोनेंट का मतलब क्या होता है? बेटे वैसे तो रेजोनेंट का मतलब है ऐसी आवाज जो दूर तक गूंजे, गूंजने वाली आवाज, लेकिन ये शख्सियत रेजोनेंट है, यानी इसकी शख्सियत काफी मशहूर है और लोग इस पर एतबार करते हैं, ठीक है। और रिनाउंड पर्सन, रिलायबल पर्सन। हिज वाइफ, उसकी जो बीवी है, बोर्ड एंड वेग, वो बहुत ही बोर शख्सियत है, यानी दिलचस्प शख्सियत नहीं है। और वेग, वेग का मतलब क्या होता है? खाली दिमाग, दिमाग से खाली है। नेट्स पैसिवली while he talks at his desk। अब जब रॉजर स्पेल्डिंग उससे बातें करेगा तो उसके हाथ में दो सलाइयां हैं, और उन सलाइयों की मदद से वो स्वेटर बुन रही है, और बुनाई का काम वो मुस्तकिल करती रहेगी बात के दौरान भी। तो जो खवातीन हाथ से सलाइयों सलाइयों की मदद से ऊन का स्वेटर बुनती हैं, अब तो खैर नहीं होता, ऐसा पहले होता था, तो वो बातें भी करती जाती हैं और उनके हाथ पैसिवली चल रहे होते हैं, यानी खुद ब खुद चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी आदत होती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हाथ में तस्बीह पढ़ रहे होते हैं और तस्बीह पढ़ते पढ़ते बातें भी कर रहे होते हैं, तो उनके हाथ चल रहे होते हैं तस्बीह के ऊपर। बिल्कुल ऐसी उनकी निटिंग जो है वो कंटिन्यूअसली जारी है, और वो बात कर रहे हैं। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड। अच्छा, दो टेक्नीशियंस जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ कमरे में, ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, और वो इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। इक्विपमेंट में क्या है? कैमरा है, स्क्रीन है, स्पीकर्स हैं, इको चैम्बर है, ये सारी चीजें जो स्टूडियो में होती हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। हिज डॉटर एलन, रॉजर स्पेल्डिंग की जो बेटी है उसका नाम है एलन। अ लाइवली गर्ल ऑफ 20, वो 20 बरस की जवान लड़की है, वो जोश लड़की है। फिजेट्स एट फिजेट्स एज शी लिसन्स। अब फिजेट्स का क्या मतलब है? फीलिंग अनईजीनेस, वो बड़ी अनईजीनेस महसूस कर रही है ये खबरें सुनकर, जब वो रॉजर स्पेल्डिंग की न्यूज कास्ट सुनती है, ठीक है ना। अच्छा, फिजेट्स का मतलब जो है वो फीलिंग अनईजीनेस और मेकिंग फेसेस, वो तरह तरह के मुंह भी बना रही है ना उसकी बातें सुन के। उसके जो मुंह बनाने का अंदाज है उससे पता चल रहा है कि वो बड़ी बेचैन और अनईजीनेस फील कर रही है रॉजर स्पेल्डिंग की न्यूज को सुनकर, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। तो न्यूज कास्टिंग के लास्ट बिल्कुल एंड है ये, सही है भाई। अब वो कह रहा है, and so, according to general powers, who should know if anyone does? The flying object which has given rise to such to so much Earth's orbit. अभी पहले मैं पूरा पढ़ दूं, फिर उसके बाद एक एक लफ्ज अलग अलग समझाऊंगा। आप पहले इसका ये स्टाइल देख लें कि वो किस स्टाइल से न्यूज कास्ट करे। And so, according to general powers,
Who should know if anyone does? The flying object which has given rise to so much Earth's orbit, it is not, as many believe, a secret weapon of this country, nor is it a spaceship as certain lunatic elements have suggested. General Powers has assured me that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship. If any traveling is to be done in space, we will do it fast. And those are his exact words, which brings up another week of news. अब देखिए, क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर। अब वो मुंह मोड़कर अपनी बीवी और बेटी को ऐसे देखता है और देख कर कहता है, दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका। From my old homestead in Silver Glen, Maryland, close to the warm pulse beat of the nation। अब ये उसने अपनी जो पूरी न्यूज कास्ट थी उसका एंड इस तरह से की। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई बात ये है कि इसका बैकग्राउंड पहले बताया था, फिर ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बात ये है कि आ, ये जो जहाँ की बात हो रही है वर्जीनिया, है ना, और मॉरीलैंड जो है वो एक छोटी से लोकेलिटी का नाम है। सिल्वर ग्लैन जो है वो उस घर का नाम है जिस घर में रॉजर स्पेल्डिंग रहता है। मॉरीलैंड उस लोकेलिटी का नाम है, छोटे से इलाके का नाम है। ठीक है ना। वर्जीनिया स्टेट है उसका ये शहर। अब देखिए, आसमान पर, अच्छा ये वो दौर है 1918, नहीं हाँ, ये दो दौर है 1950s और 1960s का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जो है सुपर पावर बना था नया नया, और रशिया पहले से सुपर पावर था। तो दुनिया में दो सुपर पावर्स थे। अब जरा समझिएगा इसके बैकग्राउंड को, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। जाहिर है लोग जो हैं वो डायलॉग्स की ट्रांसलेशन कर देते हैं खाली, इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि दुनिया में दो सुपर पावर हो गए थे। एक तो यूएसएसआर यानी रशिया, सोवियत रशिया पहले से ही था। फिर यूएसए, अमेरिका भी एक सुपर पावर बन गया। अब एटॉमिक एक्सप्लोजन में तो अमेरिका बाजी ले गया। जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में 1945 में उसने एक्सप्लोजन करके साबित कर दिया कि मैं ज्यादा बड़ा सुपर पावर हूँ। अब दूसरी तरफ रशिया जो है वो कोशिशों में लगा हुआ था कि मैं अपने आप को ज्यादा बड़ा सुपर पावर साबित करूं। तो रशिया जो है बार बार चैलेंज कर रहा था कि हम स्पेस ट्रेवल करेंगे, हम स्पेस में जाएंगे, है ना। तो ऐसे मौके पर अमेरिका अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा था, ये जो कोटेशन मार्क्स में सामने लिखा है, मेरा कर्सर जहां घूम रहा है, कर्सर नजर आ रहा है मेरा आपको? कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है? बताइएगा। ये जो कर्सर मेरा मूव कर रहा है, यहाँ कोटेशन मार्क्स में एक जुमला लिखा है, इफ एनी ट्रेवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट। ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कि अगर स्पेस में कोई ट्रेवलिंग हुई, खलाओं में किसी ने सफर किया, तो सबसे पहले हम करेंगे अमेरिकन। ठीक है ना। तो अना का मसला बनाया हुआ था अमेरिका और रशिया ने आपस में एक दूसरे के लिए। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में मॉरीलैंड में रहने वाले देख रहे थे कि आसमान पर कोई चमकती हुई चीज नजर आ रही है जो जमीन की तरफ आ रही है। तो लोग हैरान थे, भाई ये क्या चीज है। तो कुछ ये सोच रहे थे कि शायद रशिया ने या हमारे किसी दुश्मन मुल्क ने कोई ऐसा हथियार यहाँ पर लॉन्च किया है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है और ये हम सबको तबाह कर देगा। कुछ लोग ये कहानियां बना रहे थे कि ये तो जनाब कोई सितारा है जो टूट कर जमीन की तरफ आ रहा है। कुछ जो है ये कह रहे थे कि ये कोई स्पेस शिप है जो जमीन की तरफ आ रही है। ऐसे में जनरल पावर्स जो उस इलाके का इंचार्ज था आर्मी का, तो अमेरिकन आर्मी चीफ ने उसकी ड्यूटी लगाई यहाँ पर। अच्छा, उसकी ड्यूटी ये थी कि लोगों के अंदर जो खौफो हिरास फैल रहा है और जो अफवाहें फैल रही हैं उनको रोके। उसने टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया था कि ना तो ये कोई हथियार है और ना ही कोई स्पेसशिप है।
तो बल्कि ये कोई वेदर बलून भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये कोई छोटा मोटा मिटियोर, छोटा मोटा सितारे का टुकड़ा, शाहब साकिब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो जनरल पावर्स का दोस्त है, जनरल पावर्स का दोस्त है रॉजर स्पेल्डिंग। तो रॉजर स्पेल्डिंग जो है अपनी न्यूज कास्ट में, अपनी ब्रॉडकास्ट में, अपने चैनल पर जो है वो जनरल पावर्स की नुमाइंदगी कर रहा है, और वो जनरल पावर्स की हर बात पर यकीन रखता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स, तो भाई जनरल पावर्स के मुताबिक हु शुड नो इफ एनीवन डज, और मैं किसका नाम लूं, कौन है जो इससे ज्यादा जान सकता है, जनरल पावर्स ही तो है। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज गिवन राइज टू सो मच अर्थ ऑर्बिट, वो उड़ने वाला ऑब्जेक्ट, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि जमीन से, जमीन के ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं जमीन जिस मदार में गर्दिश करती है ना सूरज की गिर्द, उसे ऑर्बिट कहते हैं। जमीन के ऑर्बिट की तरफ बुलंद हुआ है, नजर आ रहा है बुलंदियों पर। इट इज नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकन कंट्री का, अमेरिका की गवर्नमेंट ने कोई सीक्रेट वेपन बनाकर लॉन्च किया है या किसी दुश्मन मुल्क ने लॉन्च किया है। नॉर इज इट अ स्पेसशिप एज सर्टेन ल्यूनाटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड, और ना ही ये कोई स्पेसशिप है जैसा कि कुछ खास किस्म के ल्यूनेटिक एलिमेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं। ल्यूनेटिक का मतलब होता है सरफिरे, सरफिरे पागल चरिया, ठीक है ना। तो कुछ सरफिरे किस्म के लोग हैं, अनासिर हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये कोई स्पेसशिप है, तो ये स्पेसशिप भी नहीं है, और ये कोई सीक्रेट वेपन भी नहीं है। जनरल पावर्स हैज अश्योर्ड मी, जनरल पावर्स ने मुझे यकीन दिलाया है that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship, कि जनाब उसने मुझे यकीन दिलाया है कि ऐसा कोई प्लेनेट मौजूद नहीं है, या ऐसी कोई जिंदगी मौजूद नहीं है किसी दूसरे प्लेनेट पर जो इस काबिल हो कि स्पेसशिप बना सके। इफ एनी ट्रेवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट, भाई अगर स्पेस में कोई ट्रेवलिंग हुई तो वो हम सबसे पहले करेंगे और कोई नहीं कर सकता। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, और यही तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, किसके, जनरल पावर्स के। which winds up which winds up another week of news, जो पिछले किसी हफ्ते हमने जब न्यूज विंड अप की थी यानी ऑन एयर की थी, तो ये अल्फाज उसने अदा किए थे। टाइम बिल्कुल एंड पर है, मैं लास्ट सेंटेंस पढ़ के क्लास ऑफ कर दूंगा। रॉजर स्पेल्डिंग से गुड नाइट टू रॉजर, मैं रॉजर स्पेल्डिंग मदर एंड फादर अमेरिका को गुड नाइट कहता हूँ, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को गुड नाइट कहता हूँ, फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेट, अपने पुराने रिहाइश से, सिल्वर ग्लैंड जिसका नाम है, मॉरी लैंड में है, क्लोज टू वार्म पल्स हीट ऑफ द नेशन। वार्म पल्स हीट ऑफ द नेशन का क्या मतलब है कि वहां से जहां इस वक्त जो है कौम की धड़कनें जो हैं वो बहुत गर्मजोशी के साथ धड़क रही हैं, क्योंकि ये खबर जो है बहुत तेजी से फैल रही है पूरे मुल्क में। आज हम यहाँ रोकते हैं प्ले को, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें, और अपना फीडबैक व्हाट्सएप पर जरूर दें।